हेलो दोस्तों, तो ये टेस्ट नंबर विज़न का टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन ये शायद हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का है। तो इसमें हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में अरहत या अरहंत शब्द का जो है सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है एक पुनर्जन्म लेने वाला आध्यात्मिक शिक्षक जो बौद्ध पथ पर दूसरों को मार्गदर्शन करता है। दूसरा है अलौकिक शक्तियों वाला एक पौराणिक व्यक्ति जो लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा है ऐसे लोग जो आत्मज्ञान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन संभव है कि वे अभी पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और चौथा है ध्यान के माध्यम से प्राप्त की गई पूर्ण शांति और स्थिरता की स्थिति। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, कि ऐसे लोग जो आत्मज्ञान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अभी वो पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो बोधिसत्व पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और ये अरहत और अरहंत शब्द का यही व्याख्या है कि आप ज्ञान के मार्ग पर आगे तो बढ़ चुके हैं लेकिन जो है अभी पूर्ण रूप से बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित दस्यु के बारे में पूछा है। दस्यु, तो दस्यु क्या होते हैं? वे आर्यों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं की ही पूजा करते हैं की ही। देखो दबाव दे रहा है तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आर्यों द्वारा जो पूजे जाने वाले देवता थे उनका पूजा नहीं करते थे, बल्कि वो गैर आर्य के द्वारा जो पूजे जाने वाले देवता थे उनका करते थे। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है उनके नेता को त्रसदस्यु कहा जाता है, तो ये गलत है। अगर दस्यु के नेता त्रसदस्यु होते तो ये गलत है, क्योंकि त्रसदस्यु कौन थे? त्रसदस्यु इनको हराने वाले थे, दस्युओं को हराने वाले। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और थर्ड है वे मुख्यतः शिकारी और संग्रह करता थे, तो थर्ड वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए जो है थर्ड वाला ऑप्शन जब सही होगा तो केवल एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भी जीआई टैग मिला है कुछ को, तो जीआई टैग किसको किसको मिला है? तो रूपा तारकसी जो है इसको जीआई टैग किसका मिला है? ये उड़ीसा का है। रूपा तारकसी एक सिल्वर फिलिग्री होता है जो कि उड़ीसा का है। तो पहला का ऑप्शन 4। और ये देखो अंबाजी, अंबाजी वाइट मार्बल जो है ये गुजरात का है। तो ये दोनों एक्सचेंज कर दिया, पहला का चौथा से और चौथा का पहला से। बाकी नरसापुर क्रोशिया लेस उत्पाद जो है आंध्र प्रदेश में है और असर किंडी टेराकोट शिल्प असम में है। तो ये दोनों जो है करेक्ट है। तो अभी इसमें जो है इसका दो ऑप्शन सही है, तो केवल दो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। फिर उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ मंदिर बनाने की अनुमति दी थी? तो कौन से शासक थे जो जिन्होंने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को, मेघवर्मन कहाँ के राजा थे? श्रीलंका के, तो उनको जो मठ मंदिर बनाने की अनुमति दी थी वो समुद्रगुप्त ने दी थी। तो चौथा का ऑप्शन सी हो जाएगा। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है क्या शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी? तो ये गलत है, क्योंकि शून्य की खोज जो है बहुत पहले हो चुकी थी, आर्यभट्ट ने नहीं की थी। फिर कह रहा है आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि आर्यभट्ट ने नहीं बल्कि वराहमिहिर ने बताया था। और वराहमिहिर ने कह रहा है कि चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण की काट की खोज की थी, तो ये वराहमिहिर नहीं थे, ये आर्यभट्ट थे। तो पूरा एक्सचेंज कर दिया है इन्फॉर्मेशन दोनों। तो 1 2 3 तीनों सही नहीं है, तो इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के बारे में पूछा है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य पूछा है। तो क्या है प्राथमिक उद्देश्य? तो पहला है अनुसूचित जाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में आवास संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तीसरा है अनुसूचित जाति के लोगों में गरीबी को कम करने और साक्षरता दर में वृद्धि करना। तो यही है कि हम गरीबी को जो है कम करेंगे और साक्षरता दर में वृद्धि करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है ये सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये पता नहीं क्या हो रहा है कि काम नहीं कर रहा, क्या है, हाईलाइट कर दिया। तो ये सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा छठवां का। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, चलो एक पेन ही ले लेते हैं, सही रहेगा पेन। तो गायकवाड़ जो है बड़ौदा के हैं, होलकर इंदौर के हैं और सिंधिया ग्वालियर के हैं और भोसले नागपुर के हैं। तो कौन सा सम्मिलित है? ये दो सम्मिलित हैं, तो केवल दो ऑप्शन जो है इसके करेक्ट हो जाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुपद संगीत से कौन कौन संबंधित है? ध्रुपद और ख्याल, आगरा घराना, किराना घराना, ये सब ख्याल से हैं। बाकी दरभंगा, बेतिया, बिष्णुपुर जो थोड़ा सुने सुने घराने हैं ना, वो लगभग आपके ख्याल के हैं। जैसे आगरा घराना हो गया और किराना घराना हो गया, ये सब ख्याल संगीत के हैं। और बाकी दरभंगा, बेतिया, बिष्णुपुर सुने सुने नहीं लगते हैं, थोड़ा ये ध्रुपद के हैं। तो तीनों हो जाएंगे लास्ट के तीनों, तो तीन ऑप्शन सही हो जाएगा। विजयनगर के बारे में पूछ रहा है, तो हमने याद किया था एस एस टी से याद किया, संगम सुलू तुलू,
संगम सुलुतुलु, ऐसे 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पहले आएगा, फिर सेकंड नंबर आएगा, फिर फोर्थ नंबर आएगा, 3-2-4 और उसके बाद आएगा अरावेडु वंश। तो ये 9वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ दीपवंश और महावंश। जो दीपवंश और महावंश है ये श्रीलंका के इतिहास के बारे में बताते हैं, जो कि किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में। 10वां का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत लोक रंगमंच गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये भवाई जो है, भवाई एक लोक रंगमंच है जो गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के संदर्भ में, अभी विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें कह रहा है क्या कि वर्ष 2023 में संपन्न हुए COP28 के दौरान ग्लोबल स्टॉकटेक में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने की प्रक्रिया स्वरूप आयोजित किया गया। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है IAEA द्वारा परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली नहीं है बल्कि ब्रुसेल्स बेल्जियम है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो केवल एक ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है जो है 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज MYAC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज के नाम से अभी पहल है एक, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो 10 से 30 वर्ष की आयु के युवा हैं उनको ऐसा दबाव दिया जाए, उनको ऐसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो संधारणीय भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करें। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू कैन से, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास होता है जो कि हम अपने मतलब अपने किसी भी संसाधन को, लिमिटेड संसाधन को इस तरह से खर्च करें जिससे कि भविष्य में भी लोगों के लिए बचा रह सके। तो इसके लिए हम MYAC जो है 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज का पहल लेके आए हैं, जो कि किसके द्वारा है, सी ऑप्शन जो है UNCC लर्न के द्वारा, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप के द्वारा ये है जो है पहल आई है। फिर उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन के बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ्टा के बारे में। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो होती है इफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार और आर्थिक समझौता टेफा पर ट्रेड, इसका क्या नाम है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुआ है उसके हस्ताक्षर के आलोक में इफ्टा से संबंधित कुछ कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इफ्टा के सभी सदस्य यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। तो ये गलत है, यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य नहीं है इफ्टा में, बल्कि और भी हैं। और इफ्टा का गठन 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा किया गया था। तो ये जो है इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है 14 नंबर का। 14 नंबर का एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं 14 नंबर में कौन सा सही है। तो 14 नंबर का कह रहा है यूरोपियन फ्री ट्रेड एफ्टा एक अंतर सरकारी संगठन है और इसमें आइसलैंड, लिंचेस्टन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और अंतर सरकारी संगठन है। तो इसलिए ये देश क्या है, ये देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है। कौन कौन से, आइसलैंड, लिंचेस्टन और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ऑप्शन में क्या था कि सभी यूरोपियन देश हैं। और दूसरा कह रहा है कि एफ्टा का गठन 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के साथ किया गया था। तो दूसरा सही है। तो इसलिए जो है आपका 14 का ऑप्शन जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा और पहला वाला गलत हो जाएगा। तो केवल 2 ऑप्शन करेक्ट है। 15 नंबर नाटो के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है फिनलैंड अभी नाटो में 31वां सदस्य बना है। क्या फिनलैंड रूस के साथ भूमि साझा करने वाला नाटो का एकमात्र सदस्य है? नहीं, क्योंकि इसमें पोलैंड भी है और भी नॉर्वे भी हैं। तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रूस की विस्तारवादी प्रकृति का मुकाबला करने के लिए यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद का पुनरुत्थान नाटो के उद्देश्य हैं। तो फिर तीसरा कह रहा है नाटो की सदस्यता किसी भी ऐसे देश के लिए खुली है जो संधि के सिद्धांतों, किसी भी ऐसे देश के लिए नहीं बल्कि यूरोपीय देशों के लिए खुली है। तो ये भी गलत हो जाएगा और दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक पुनरुत्थान नाटो के उद्देश्य में से एक नहीं है। फिर है आपका, तो इसका सभी तीनों गलत हो जाएंगे, कोई नहीं। तो 15 का ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 का डी। इसमें दूसरा क्यों सही नहीं है, दूसरा वाला क्योंकि यूरोपीय राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना है कि एक एकता हो इनमें यूरोपीय में, जबकि ये नहीं है कि रूस की विस्तारवादी प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए। तो 15 और 16 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभी देखो PM सूर्य 1 करोड़ लोगों को कहा गया ना मुफ्त बिजली योजना वाला जो छूट है। तो इसमें कह रहा है कि इसका लक्ष्य रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना और घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करना। तो ये सही है, 300 यूनिट तक। दूसरा है इसके तहत आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए संपार्श्विक मुक्त, माने जिसमें कि कोलेटरल बॉन्डिंग ना हो, मतलब कुछ पैसा वैसा ना रखना पड़े और निम्न ब्याज वाला ऋण प्रदान हो जाता है।
और कह रहा है इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा, तो मंत्रालय अक्सर गलत होते हैं, तो नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो केवल 2 ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूपक दृश्य काव्य और प्रेक्षा काव्य किससे संबंधित है, तो ये रंगमंच से संबंधित है। अगर जिसको नहीं आएगा वो सोचेगा कि जैन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते तो जैन वाला लगा देगा, तुक्का लगाएगा, तो लेकिन इसका ऑप्शन रंगमंच है। 20पंथी, 13पंथी और तारणपंथी ये किसके संप्रदाय हैं, तो दिगंबर की उप संप्रदाय होते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेत ही जिसका वस्त्र हो, श्वेत वस्त्र, दिगंबर माने दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, ये जैन से अलग हुए थे दोनों। और दिगंबर में 20पंथी, 13पंथी और तारणपंथी जो है इसके संप्रदाय हैं। और इसमें भी थोड़ा थोड़ा ये 20पंथी, 13पंथी और तारणपंथी में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी भारत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस के संशोधित नियामक फ्रेमवर्क के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है संशोधित फ्रेमवर्क का उद्देश्य बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, व्यापक भागीदारी और सक्षम बनाना और ग्राहक सुरक्षा बढ़ाना है, तो ये सही है। आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके इस फ्रेमवर्क को संशोधित किया है, तो ये भी सही है। और कह रहा है बीबीपीएस एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे सभी प्रकार के बिल भुगतान के लिए एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो ये भी सही है। तो इसके सभी तीनों ऑप्शन जो है आपके सही हैं। ह्यूम के बारे में पूछ रहा है, ह्यूम सुर्खियों में रहा है, इसका एक क्या है, एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले एक संवादात्मक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ह्यूम। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अफार ट्रायंगल, अफार ट्रायंगल क्या है, जो अरेबियन प्लेट है और न्यूबियन प्लेट, नीचे अरेबियन प्लेट उसके नीचे फिर न्यूबियन प्लेट यहाँ पे और यहाँ सोमालियन प्लेट, इन तीनों को अफार ट्रायंगल कहते हैं। अफार ट्रायंगल से क्या मतलब है कि यहाँ पे एक महासागर का निर्माण 10 से 15 मिलियन वर्षों में, 5 से 10 मिलियन वर्षों के बाद हो सकता है। तो ये क्या था, ये अपनी सक्रिय विवर्तनिक प्लेट सीमाओं और अद्वितीय ज्वालामुखी गतिविधि की विशेषता वाला एक भूवैज्ञानिक रुचि क्षेत्र है, तो यही दूसरा वाला ऑप्शन 21 का बी जो है ऑप्शन सही होगा। मैं आपको दिखा दूं इसका चित्र देखना इसका इंपॉर्टेंट है। तो 21 का जो है बी ऑप्शन सही है। देखिए ये अरेबियन प्लेट है, तो अरेबियन प्लेट, इसमें अरेबियन प्लेट है और यहाँ अफ्रीकन न्यूबियन प्लेट है और एशियन प्लेट, तीनों जो प्लेट है ये तीनों मिलकर के अफर ट्रायंगल बनाते हैं। देखो यहाँ अफर ट्रायंगल लिखा है, इसमें पेन, एक मिनट देखो पेन है कि, हाँ पेन मिल गया। ये देखो अफर ट्रायंगल जो है ये अफर ट्रायंगल है, और यहाँ पे देखो अरेबियन प्लेट है और यहाँ पे न्यूबियन प्लेट है और यहाँ पे सोमालियन प्लेट है, ये तीनों मिलकर के यहाँ देखो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये अफर ट्रायंगल इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कह रहा है सारनाथ सिंह में क्या क्या है, एक कमल घंटी का आधार है, घंटी का आधार पर ढोल, 4 पशु दक्षिणावर्त गति करते हैं, 4 तेजस्वी सिंह है, ऊपर चक्र धन चक्र है, 4 तो हैं, लेकिन कह रहा है कितने अवयव स्वतंत्र भारत के द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल है। तो क्या कमल शामिल है राष्ट्रीय प्रतीक में, नहीं है। क्या ऊपर चक्र धर्म चक्र है, शामिल नहीं है। बाकी ये दोनों तो शामिल है, तो केवल 2 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया है, इसमें इथेनॉल 100 ईंधन से संबंधित कुछ विचार दिए गए हैं। पहला, इसमें 99% से कम एथेनॉल नहीं होता, गलत है, क्योंकि इसमें 94-95 भी एथेनॉल होता है। दूसरा कह रहा है मिश्रित एथेनॉल की उच्च मात्रा के कारण इसमें पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में ऑक्टेन संख्या कम होती है, ये गलत है, क्योंकि ऑक्टेन संख्या 100 से 105 होती है इसमें एथेनॉल वाले में, और पेट्रोल में 80 से 85, तो दोनों गलत हैं, तो इसलिए ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत की कारण दौरान आर्थिक जीवन के बारे में पूछ रहा है। मध्य और पश्चिम एशिया के साथ स्थल से होने वाले व्यापार पर मुल्तानी व्यापारियों का आधिपत्य था, सही है। अनिलवाड़ा और कैम्बे उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में महत्वपूर्ण शहरों के रूप में उभरे थे, सही है। गुजराती और मारवाड़ी जैसे हिंदू व्यापारियों को भारत के विदेशी व्यापार से बाहर कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्धन हो गए, गलत है। गुजराती और मारवाड़ी तो बहुत अमीर थे, निर्धन कहाँ थे, तो ये गलत हो गया। तो केवल 2 ऑप्शन जो है 24 का बी जो ऑप्शन सही है, 24 का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे 24 का देखो बी, क्योंकि जो गुजराती और मारवाड़ी थे व्यापारी अत्यधिक धनी थे, इसकी वजह से ये जो है गलत हो गया। फिर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन का आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो भारत में धार्मिक अशांति बहुत चरम सीमा पर थी, इसकी वजह से हुआ। व्यापार और वाणिज्य का विकास करना था, अंधविश्वास और मंत्रोच्चारण, और भी इसके कुछ कारण हैं जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहला, कठोर जाति व्यवस्था थी, इसको दूर करने के लिए। आर्थिक कारक जैसे सूद पर ऋण देना, ये सब अभी भी चलता है ना, सूद पे ऋण देते हैं, मतलब सूद मतलब होता है वही ब्याज पे, कहते इतने % ब्याज। अनुष्ठान और बलि,
अंधविश्वास और मंत्रोच्चारण, उपनिषदों की प्रति प्राप्त शिक्षाएं, भौतिक जीवन, तो ये सब की वजह से जो है उदय हुआ था। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। धन्यवाद।